आज के इस वीडियो में हम डिटेल में ये डिस्कस करने वाले हैं अभी जो 2025 चल रहा है उसमें पाइथन सीखना चाहिए या C++ सीखना चाहिए या जावा सीखना चाहिए। कौन सा लैंग्वेज सीखना चाहिए ये डिपेंड करता है उसके यूज केस पे, मतलब आप किस काम के लिए उस लैंग्वेज के यूज करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक वो कॉलेज का प्लेसमेंट हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है, वो डेटा साइंस हो सकता है, मशीन लर्निंग हो सकता है, इथिकल हैकिंग, गेम डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, इसमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब आपको फ्यूचर में क्या बनना है उस बेसिस पे लैंग्वेज को सीखना होता है। जैसा कि अगर आप HTML और CSS को सीखकर गेम डेवलपर नहीं बन सकते हैं, आप पाइथन को सीखकर मोबाइल के ऐप नहीं बना सकते हैं, आप जावा को सीखकर इथिकल हैकर नहीं बन सकते हैं। यानी सब काम के लिए अलग अलग लैंग्वेज को बनाए गए हैं। अब मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। फ्यूचर में अगर आपको गेम डेवलपर बनना है या ऐप डेवलपर बनना है या वेब डेवलपर बनना है या हैकिंग सीखना है या डेटा एनालिस्ट में जाना है तो आपको कौन कौन से लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पाइथन की। अगर आप फ्रेशर हैं, आपको कोडिंग का ABCD कुछ भी नहीं पता है तो आप पाइथन से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पाइथन सीख रहे हैं तो आप कई तरह के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बना सकते हैं। पाइथन की सिंप्लिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये लैंग्वेज हर तरह के डेवलपमेंट फील्ड में यूज होता है। इस लैंग्वेज को सीखकर आप फ्यूचर में क्या क्या बन सकते हैं ये आप अच्छे से जान ले। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट, डेवऑप्स इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, डेटा साइंटिस्ट, ब्लॉकचेन डेवलपर, इथिकल हैकर, ये सारे फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको बिना कोई देरी किए हुए पाइथन के ऊपर फोकस करना चाहिए। सेकंड है C++। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अपने स्कूल में C++ का बेसिक सीखा है, लाइक C++ में वेरिएबल कैसे लिखे जाते हैं, डेटा टाइप्स कैसे लिखे जाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखे जाते हैं, लूप क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, अगर आपको इतना नॉलेज है तो आपको C++ के साथ जाना चाहिए। अब ये सवाल आता है C++ को सीखकर आपको फ्यूचर में किस किस टाइप के जॉब मिल सकते हैं। तो आप सिस्टम सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, गेम डेवलपमेंट के फील्ड में जा सकते हैं। आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं जितने भी ग्राफिक्स गेम होते हैं सबसे ज्यादा वो C++ में ही बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गेम में एक एक सेकंड का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। जावा और पाइथन में बनाया हुआ गेम अक्सर ग्लिच करता है, जबकि C++ एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि इन दोनों लैंग्वेज के कंपेयर में सबसे ज्यादा फास्ट है। इसलिए C++ में सबसे ज्यादा गेम बनाए जाते हैं। गेम इंजन यूनिटी, अनरियल जिसमें गेम बनाए जाते हैं, लाइक PUBG हुआ, गॉड ऑफ वार हुआ, GTA 6 हुआ, ये सब गेम इंजन सॉफ्टवेयर में C++ से ही कोडिंग किया गया है। आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा गेम आपको C++ और C# में ही बना हुआ मिलेगा। अगर आपको गेम डेवलपमेंट के बारे में डीप से जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप C++ सीखकर एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर काम कर सकते हैं। अब ये एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? एम्बेडेड सिस्टम ऐसा कंप्यूटर होता है जो किसी खास डिवाइस या मशीन के अंदर किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन किया जाता है और एक बार प्रोग्राम लिखने के बाद उससे कभी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कार को ले लो। कार के अंदर जो लॉक सिस्टम होता है उसमें एम्बेडेड सिस्टम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। वो सॉफ्टवेयर किस लैंग्वेज में लिखा जाता है? वो होता है C++। एक और एग्जाम्पल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में जो सॉफ्टवेयर होता है वो C++ में ही लिखा जाता है। एक बार उसके एम्बेडेड सिस्टम में प्रोग्राम लिखने के बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। किस बटन को प्रेस करने पर वॉश करना है, किस बटन को प्रेस करने पर ड्रिल करना है, ये सब C++ में ही प्रोग्राम किया जाता है। इसके अलावा C++ IoT डिवाइस के अंदर यूज किया जाता है। आप ऐसा घर देखे होंगे जिसके अंदर हर चीज रिमोट की हेल्प से कंट्रोल किया जा सकता है, जैसा कि रूम का लाइट हुआ, रूम का डोर हुआ, विंडो हुआ, फैन हुआ, बल्ब हुआ, टीवी हुआ। इस सब मशीन के अंदर जो प्रोग्राम किया जाता है वो सब C++ में ही किया जाता है। इसके अलावा C++ लैंग्वेज से ही एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये सारा सॉफ्टवेयर C++ में ही बनाया गया है। ये तो मैं आपको C++ कहाँ यूज किया जाता है बहुत कम ही बताया हूँ। इसके अलावा C++ सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ऑटोमोटिव सिस्टम, रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइस, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, रडार सिस्टम, डीप लर्निंग फ्रेमवर्क, वेब सर्विस, न्यूरल नेटवर्क, ट्रेडिंग एल्गोरिथम, वीडियो स्ट्रीमिंग, इन सब में भी C++ लैंग्वेज का ही यूज किया जाता है। अब आते हैं जावा लैंग्वेज के ऊपर। जिन स्टूडेंट को प्लेसमेंट ओरिएंटेड तैयारी करनी है, जिनको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट नहीं, डेटा साइंस में अगर इंटरेस्ट नहीं, मशीन लर्निंग में अगर इंटरेस्ट नहीं, तो वो सारे स्टूडेंट जावा से शुरुआत कर सकते हैं। और ये ऐसा लैंग्वेज है जिसे सभी के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया ही जाता है। बहुत सारे कॉलेज में आपको वेब डेवलपमेंट का कोई नॉलेज नहीं दिया जाएगा, पाइथन के बारे में भी कोई नॉलेज नहीं दिया जाएगा, पर जावा ही एक ऐसा लैंग्वेज
लैंग्वेज है जिसे हर कॉलेज में पढ़ाया जाता है। मैं अपनी बात करूँ तो मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया हूँ। मेरे कॉलेज में भी वेब डेवलपमेंट और पाइथन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दिया गया था। सबसे ज्यादा फोकस जावा के ऊपर ही रखा गया था, क्योंकि प्लेसमेंट का टाइम सबसे ज्यादा इसी लैंग्वेज से डिमांड किए जाते हैं। अब बात करते हैं आप जावा सीखकर फ्यूचर में क्या क्या पोजीशन पे जॉब कर सकते हैं। देखिए, अगर आप जावा फील्ड में जा रहे हैं तो आप एक तरह से ऑलराउंडर बन जाएंगे। आप वो हर चीज बना सकते हैं जो पाइथन से बनता है। पाइथन लैंग्वेज से तो आप ग्राफिक्स गेम या मोबाइल एप्लीकेशन नहीं बना सकते, पर ये जावा लैंग्वेज में पॉसिबल है। जावा की हेल्प से आप गेम डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। जावा से आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके अलावा आप जावा में स्प्रिंग, JEE, हाइबरनेट इन सारे फ्रेमवर्क का यूज करके आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। प्ले स्टोर पे आपको जितने भी ऐप देखते हैं उसमें से 80% ऐप जावा लैंग्वेज में ही बनाया गया है। इसके अलावा जावा से आप बिग डेटा प्रोसेसिंग, क्लाउड एप्लीकेशन, साइंटिफिक एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशन इन सब चीजों में भी जावा का यूज किया जाता है। आपने इतना तो जान लिया कि इस लैंग्वेज को सीखने के बाद आप क्या क्या बना सकते हैं। अब जानते हैं इन तीनों लैंग्वेज को सीखने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, किस लैंग्वेज को सीखना सबसे ज्यादा आसान है और किस लैंग्वेज को सीखना सबसे ज्यादा हार्ड है, और सबसे ज्यादा जॉब किस लैंग्वेज में अवेलेबल है और उसके पीछे का रीजन क्या है, और फ्यूचर में इन तीनों में से सबसे ज्यादा डिमांड कौन सा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पाइथन के बारे में। पाइथन बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल लैंग्वेज है। वर्सेटाइल लैंग्वेज का मतलब है इसे सीखकर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर ही क्लियर कर दिया पाइथन से आप क्या क्या बना सकते हैं। इसके साथ पाइथन इजी टू लर्न है, मतलब इसे सीखना बहुत ही आसान है। 7 और 8 क्लास का लड़का भी इसे आसानी से सीख सकता है। पाइथन की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप किसी काम को करने के लिए कोड लिखोगे तो वो अदर लैंग्वेज के कंपेयर में इसमें सबसे ज्यादा कम कोडिंग होता है। आप देख भी सकते हैं हेलो वर्ड को प्रिंट करवाने के लिए किस लैंग्वेज में सबसे ज्यादा कोड किया गया है, या पाइथन में सबसे कम कोड किया गया है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बता दूं, पाइथन का डिमांड मार्केट में C++ और जावा के कंपेयर में सबसे ज्यादा है। मैं आपको ये प्रूफ भी दिखाऊंगा मार्केट में सबसे ज्यादा किस लैंग्वेज का सबसे ज्यादा डिमांड है। इस वर्ड में जितने भी जॉब पोर्टल है आप उन सभी में चेक कर सकते हैं, लाइक naukri.com, timesjob.com, indeed.com, linkedin.com, sign.com, fresherware.com, सभी के सभी पोर्टल में आपको सबसे ज्यादा जॉब आपको पाइथन में ही मिलेगा। ये naukri.com का वेबसाइट है। आप यहाँ देख भी सकते हैं C++ में इंडिया में कितना ज्यादा डिमांड है। पूरे 12,000 जॉब अवेलेबल है। जावा में कितना जॉब अवेलेबल है? पूरे 33,000। अगर पाइथन की अगर बात करूँ तो पाइथन का रिजल्ट आप देख सकते हैं, इसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा जॉब अवेलेबल हैं। अब आप ये पूछोगे पाइथन का इतना ज्यादा डिमांड क्यों है और इसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप ये जान जाओ पाइथन का सबसे ज्यादा डिमांड है उसके लाइब्रेरी के कारण। पाइथन में NumPy, Pandas, scikit-learn, Matplotlib, TensorFlow, केसर, इसके अलावा ऐसे लाइब्रेरी हैं जिसकी हेल्प से आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस ये सब काम आप आसानी से कर सकते हैं। इसलिए अगर आप डेटा साइंस, AI और मशीन लर्निंग के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपके लिए पाइथन लैंग्वेज सबसे बेस्ट है। इसके अलावा पाइथन में वेब एप्लीकेशन भी बनाया जा सकता है। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए पाइथन में बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, लाइक Django एंड Flux। अब बात करते हैं पाइथन का ड्रॉबैक क्या है, मतलब पाइथन लैंग्वेज में क्या क्या कमी है। ऐसा नहीं है कि पाइथन सभी लैंग्वेज में सबसे बेस्ट है, इसमें बहुत सारी कमी आपको मिल जाएंगे। पाइथन का पहला ड्रॉबैक ये है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो कि C और C++ जैसे कंपाइल्ड लैंग्वेज से स्लो होता है। पाइथन को हर बार एग्जीक्यूट होने के लिए इंटरप्रेटर को पास करना पड़ता है, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन स्पीड कम हो जाती है। पाइथन को आप रियल टाइम एप्लीकेशन या हाई परफॉर्मेंस टास्क को करने के लिए इसको डिजाइन नहीं किया गया है। सबसे बड़ा कमी ये है कि जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो हायर पैकेज प्रोवाइड करवाती है उसमें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपसे ऐसे लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं जो कि फास्ट हो और जिसे एग्जीक्यूट करने में सबसे कम समय लगता हो। ऊपर से कंपनी वाले ये भी बोलते हैं कि आप प्रोग्राम लिखो पर उसमें लाइब्रेरी का यूज नहीं होना चाहिए। इन दोनों केस में पाइथन फिट नहीं बैठता है, क्योंकि पाइथन का प्रोग्राम के एग्जीक्यूट होने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ऊपर से आप बिना लाइब्रेरी के इसमें अगर कोड करोगे तो उसका प्रोग्राम बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। C++ में अगर ड्रॉबैक की अगर बात करें तो इसमें पहला ड्रॉबैक ये है कि C++ बहुत ही कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। इसमें लो लेवल मेमोरी मैनेजमेंट, पॉइंटर, मैनुअल मेमोरी एलोकेशन और डीलोकेशन का काफी यूज होता है और ये सारे कॉन्सेप्ट बिगिनर को अच्छे से समझ में नहीं आते हैं। C++ में ऑटोमेटिक गार्बेज नहीं होती है, जिसका मतलब आपको मैनुअली तरीके से ही ऑब्जेक्ट को फ्री करना पड़ेगा। इस टाइप के ड्रॉबैक C++ में होते हैं। अगर आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो जो हर फील्ड में यूज होता हो उस केस में आपको जावा का यूज करना चाहिए। अगर आप इन तीनों लैंग्वेज को आपस में कंपेयर करते हैं तो इन तीनों में सबसे आसान पाइथन लैंग्वेज है। C++ की अगर बात करें तो ये जावा से थोड़ा डिफिकल्ट है और जावा की अगर बात करें तो ये दोनों के मिड में आता है। ना तो ये ज्यादा इजी है और न ही ज्यादा ये हार्ड है। अगर आप जावा सबसे पहले सीख लेते हैं तो
उसके बाद पाइथन लैंग्वेज को सीखने में आपके बाएं हाथ का खेल होगा। बट अगर आप पाइथन को सबसे पहले सीख लेते हैं तो उसके बाद अगर C++ और जावा में शिफ्ट होते हैं तो आपके लिए मुश्किल होगी। तो मेरा आपसे यही सजेशन है कि अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट है तो आपको पाइथन से स्टार्ट करना चाहिए। पर अगर आप कॉलेज में है तो वहाँ पे आपको डेडिकेटेड होकर तैयारी करना पड़ता है। अगर आपने ये सोच लिया कि आपको डेवलपमेंट के फील्ड में कैरियर बनाना है या अगर प्लेसमेंट की तैयारी करना है तो उस केस में आपको जावा को सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका एम सिर्फ जॉब लेना है उस केस में जावा आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को ये क्लियर हो गया होगा कि कौन सा लैंग्वेज आपको अपने प्रोग्रामिंग जर्नी के अंदर सीखना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, और ये बात अपने माइंड में सेट कर लो, कोई भी लैंग्वेज बुरा नहीं होता है, सब अपने अपने जगह बेस्ट होते हैं। एंड एज अ प्रोग्रामर अगर आप कोडिंग की दुनिया में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 या 2 लैंग्वेज सीखने के बाद आपका लाइफ सेट हो जाएगा। कोडिंग एक ऐसा फील्ड है जहां आपको हमेशा न्यू लैंग्वेज सीखने पड़ेंगे। इसके अलावा अगर आपका कोडिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आप कोडिंग की हेल्प से घर बैठे ही पैसा कमाना चाहते हैं और कोडिंग की हेल्प से कितने तरीके से पैसे कमा सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को जरूर देखें। इसमें आपको 10 ऐसे तरीके बताए गए हैं जिसमें आप कोडिंग को सीखकर घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।